Hi friends, welcome back to my channel AKM Deep Analysis। आज हम बात करते हैं अ, भारतीय लोकशाही के बारे में और इसकी परिपक्वता के बारे में, इसकी मैच्योरिटी के बारे में बहुत सारी बातें होती हैं। तो पिछले कुछ समय से मैं देख रहा हूँ कि भारतीय लोकशाही अभी उतनी मैच्योर्ड नहीं लगती है जितनी इसके बारे में दावे किए जाते हैं। लोकशाही का मतलब होता है कि लोगों द्वारा चुनी गई सरकार और उसके हिसाब से लोगों की जो इच्छाएं हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं, आशाएं हैं, उन सब को जो सरकार आगे ले जाएगी वो लोकशाही है। भारतीय उपखंड में जब अ, भारत देश आजाद हुआ, वो एक बहुत ही अच्छी घटना थी कि जहां पर छोटे छोटे राज्य जो थे वो मिलकर एक पूरा देश बना। वैसे हमारी सारी संस्कृति एक जैसी थी, सब हम एक जैसे थे दिखने में। हमारी भाषाएं जो थी वो भी संस्कृत या तमिल जैसी कोई पुरानी जो भाषा है उसमें से आई थी। और हम हमारे सारे जो भगवान जो थे, जिस ईष्ट देव जिसको हम कहते हैं, वो उसी में से थे जो आपस में सबके अलग अलग होते थे। जैसे कि अगर एक बंदा है जो शिव को मानता है तो दूसरा बंदा कृष्ण को मानता है, तो कृष्ण को मानने वाला जानता है कि शिव भगवान का क्या महत्व है, और शिव भगवान को पूजने वाला समझता है कि कृष्ण भगवान का क्या ऑरा था और क्या वो थे। अब इसके चलते ये हुआ है कि हम जब एक हो गए, जब हम बटे हुए थे, तो हमारे पर बहुत लोगों ने आक्रमण किया, बहुत हमारी हमको लूटा, हमारे ऊपर शासन किया, हमको गुलाम बनाया, सब कुछ किया। तो 1947 में अगर देखा जाए तो एक तरह से इन सब बातों का अंत आ गया। एक फेडरल स्ट्रक्चर बना जिसमें एक सरकार बनी, यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, और राज्य के अलग अलग जो मुद्दे थे उसको सॉल्व करने के लिए राज्य सरकारें बनी। तो ये काफी बहुत ही सुपर, बहुत ही सोचा समझा, होशियार लोगों ने बनाया हुआ जो हमारा संविधान है, वो एक बहुत बढ़िया चीज उन्होंने बनाई। लेकिन क्या उसको चलाने वाले जो लोग हैं वो उतने बढ़िया हैं? यानी कि जो लोग कुछ सरकार में बैठे हैं और जो हम लोगों को चुनकर सरकार में भेजते हैं। अब कुछ समय के अब तक ऐसे लग रहा था कि यहाँ के जो लोग हैं वो काफी होशियार हैं और काफी अच्छी तरह से वोट करते हैं, और बहुत अच्छा उनका एक समझ है पॉलिटिक्स में, राजकारण में, राजनीति काफी अच्छी तरह से समझते हैं। लेकिन अब ऐसा लगने लगा है कि ऐसा कुछ हो नहीं रहा। अगर कोई सरकार आपके हित में बात करती है, आपके लिए अच्छा सोचती है, वो आपके देश को सम्मान दिलाती है, उसके पास एक प्लान है, प्लान ऑफ एक्शन है कि उसे क्या करना है। अगर ये सब बातें अगर हमारे पास हो, कोई सरकार हमें ये सब देती भी हो, और तब भी अगर हम उन लोगों के उन लोगों को वोट दे जो करप्शन में डूबे हुए हैं, जिनका अपना कोई भविष्य नहीं है, वो अपने देश को क्या भविष्य दे सकते हैं? जिन्हें अपने अपने इतिहास के बारे में नहीं पता, जिसे हम हमारा जो अस्तित्व है उसके बारे में नहीं पता, तो आइडिया ऑफ इंडिया क्या है ये नहीं पता, उसको वोट दे देते हैं। और किस चीज के लिए? छोटी सी बातों के लिए जिसका कोई वजूद नहीं होता। हम आज भी दिल से सोचते हैं। सबसे बड़ी बात जो है, जो नहीं समझ में आती है, वो है नैरेटिव। मुझे एक बात नहीं समझ में आती है कि इलेक्शन से पहले 2 महीने 3 महीने में एक नैरेटिव बनाओ और इलेक्शन को जीत जाओ। हम इतने मूर्ख हैं कि कोई सरकार, कोई लोग जो सत्ता में बैठ के 5 साल तक निरंतर आपकी सेवा कर रहे हैं, आपके अच्छे के लिए सोच रहे हैं,
उस सरकार को आप गिरा दो, कभी एक 2-4 महीने का, या अभी तो ऐसे हो गया है कि आखिर के 15-20 दिन ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, जहां पर कोई एक नैरेटिव बन जाता है, कोई एक बात चल जाती है तो चल जाती है, संवाद चल जाता है तो चल जाता है, बस लोग उसी के ऊपर वोट कर देते हैं। मुझे नहीं लगता ये कोई होशियार और समझदार इंसान ऐसा कभी करेगा। ये तो मुझे मूर्ख लगते हैं, सबसे बड़े मूर्ख लगते हैं, कि जो 5 साल तक कोई आदमी या कोई सरकार मेहनत करती है, इनके अच्छे के लिए लड़ती है, इनके अच्छे के लिए ही सोचती है, वो पिछले 15 दिन में कोई एक झूठा कोई नैरेटिव बन जाए तो सरकार उसमें हार जाती है। एकदम उदाहरण लेके बात करता हूँ उत्तर प्रदेश की। वहां पर हमारा जब लोकसभा का चुनाव चल रहा था, तो अंत में एक बात चली कि मोदी सरकार को 400 सीटें इसलिए चाहिए क्योंकि वो रिजर्वेशन को निकाल देंगे। इसका कोई सिर नहीं है, कोई पैर नहीं है, और हम इतने पैम्पर्ड हैं कि हम हमारी बुद्धि से चल ही नहीं सकते। अगर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने इस तरह का एक नैरेटिव बनाया भी, तो उस नैरेटिव को काउंटर करने के लिए बीजेपी या उसके जो सहयोगी दल हैं उनको आगे आना चाहिए, ऐसा हमारा आग्रह है। हमको नहीं दिखता है कि पिछले 5 साल में सरकार ने क्या काम किया है, योगी जी ने वहां पर उत्तर प्रदेश में क्या काम किया। तो हम उन झूठे लोगों की बातों में आ गए और हमने सरकार को बदल दिया। मोदी और उनकी सरकार बहुत बहुत होशियार लोग हैं, उन्हें पता है कि क्या करना है, लेकिन 240 सीट पर लाने के बाद मोदी सरकार की मुश्किलें बहुत बढ़ गई। सभी लोगों को ऐसे लगने लगा है कि सरकार कमजोर हो गई। यहाँ पर ये राहुल गांधी एक बंदर की तरह यहाँ से वहां कूद रहे हैं, वो बंदर ही हैं, उनकी और कोई औकात नहीं है। गांधी फैमिली में उनका जन्म हुआ है, उसके अलावा उनके पास ना तो कोई क्वालिफिकेशन है, ना तो कोई एक्सपीरियंस, कुछ भी नहीं है। सिर्फ गांधी खानदान ही उनका एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। उस कम अकल को समझ नहीं आता है कि उसका इस्तेमाल अमेरिकन डीप स्टेट कर रहा है। जैसे केजरीवाल को इन्होंने एक झटके में फेंक दिया, वैसे राहुल गांधी को भी एक झटके में फेंक देंगे। याद रखना, चीन के साथ जो भी उनका मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ है, चीन भी इसको एक झटके में फेंक देगा, क्योंकि सबका स्वार्थ होता है ना। राहुल गांधी का अपना स्वार्थ अपने देश के हित में, अपने देश के साथ रहने में था। लेकिन जैसे चाणक्य कह के गए हैं आज से सदियों पहले कि विदेशी माँ की औलाद कभी देशभक्त नहीं हो सकती, बस ये बात बराबर से फिट बैठती है राहुल गांधी के ऊपर। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आता है कि उसको चुनने वाले कौन है? हम ही लोग। तो हमारी अकल क्या घास चरने गई है? क्यों हम ये नहीं सोच पाते हैं कि जो बंदा, जो सरकार 5 साल तक लगी है हमारा भला करने में, हमारे देश को ऊपर लेके आने में, हमारे देश की इकोनॉमी को बचाने में, जबकि कोविड के समय पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गई, हमारी भारत की इकोनॉमी काफी स्ट्रांग खड़ी रही, हमने इन्फ्लेशन का भी सामना किया और बहुत अच्छे से बड़े प्यार से हम उसमें से निकले हैं। लेकिन क्या, किसके लिए ये सब हुआ? एक धर्म विशेष के लोग, वो कभी किसी के नहीं हो सकते, मैं उनको गिनता ही नहीं हूं। वो उनके लिए अगर आप जान भी दे दोगे तो वो आपके शरीर के, आपकी लाश के ऊपर चलकर अपने धर्म का झंडा आगे लेके चलेंगे। इनके ऊपर भरोसा करने का कोई मतलब नहीं। लेकिन ऐसे जो लोग हैं, जो हिंदू हैं, जो समझते हैं, जो सनातनी हैं,
वो भी उनको वोट देते हैं। तभी बड़ा आश्चर्य होता है कि क्या हमारी लोकशाही उतनी परिपक्व हुई है, उतनी मैच्योर्ड हुई है? क्या हम लोग एज ए मतदाता, वोटर, क्या हम मैच्योर्ड हैं? क्या हम भी उसी तरह से एक बहाव में आते हैं और वोट कर देते हैं? ऐसा क्यों होता है? वो समझ नहीं आता, वो समझ से परे है। आशा करता हूं कि मेरा ये वीडियो देख के आपको कुछ मन में कुछ भाव जागृत हो और हम सही बात को, सही चीज को पहचानना शुरू करें। हम ऐसे गलत आदमियों के हाथे न चढ़ जाएं जो अपने फायदे के लिए देश को खड्डे में डाल सकता है, देश को बेच भी सकता है और बेचा है। नसीब है हमारा अच्छा कि 2014 में एक लोकशाही की डेमोक्रेटिक रिवोल्यूशन हुआ, सरकारें बदली, वरना पता नहीं हम आज तक तो इस्लामिक राष्ट्र भी बन गए होते, या हम हमारी यहाँ की सारी फैक्ट्रियां, सब इंडस्ट्रियल जितने भी हैं वो सब बंद हो गए होते और हम आराम से बैठ के चीन से सामान आज भी आयात करते होते, इंपोर्ट कर रहे होते। पता नहीं आज हम 5वीं अर्थव्यवस्था हैं, वो 25वीं अर्थव्यवस्था भी बन सकते थे। पता नहीं लोगों को ये बात क्यों नहीं समझ आती। जो वोट करते हैं वो अपने आप को राजा समझते हैं कि अरे मैं तो सरकार बदल सकता हूँ, मेरे एक उंगली, एक बटन दबाने से सरकार बदल जाएगी, मैं इनको नीचे उतारूंगा, मैं मोदी को नहीं रहने दूंगा, मैं मोदी को हटाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो कर सकता हूँ, मैं ऐसे कर सकता हूँ। आपको पावर मिला है सरकार बदलने का, लेकिन इसी पावर के साथ आपको जिम्मेदारी भी मिली है देश को बचाने की, देश को चलाने की, देश को आगे ले जाने की, देश को इस दुनिया में महान बनाने की। ये कोई सरकार का काम नहीं है, ये हमारा काम। अगर हम उस राहुल गांधी जैसे तुच्छे को वोट देंगे तो हम वहीं पर रहेंगे। जब कहा गया था कि हमारे पास एक फाइटर जेट लेने के पैसे नहीं है, अब वही सरकारें हैं, कोई ज्यादा फर्क नहीं हुआ। उल्टे का जीएसटी आ गया है, जो पिछले 5-7 साल से जीएसटी का रेट जो है वो नहीं बढ़ा है। क्या हमको ये नहीं समझ आता है? हम क्या ये सारी चीजें नहीं देखते हैं? महंगाई है, महंगाई है, महंगाई है। तो महंगाई है तो सारी दुनिया में, अब दुनिया के साथ कंपेयर करो हमारे देश को, क्योंकि जब तेल की कीमतें बढ़ती हैं वो हमारी सरकार के हाथ में नहीं है। बेरोजगारी, बेरोजगारी, तो आप क्या चाहते हो? पूरे जितने बेरोजगार हैं वो सबको सरकार नौकरी दे और सबको सरकारी बाबू बनाए। जितने सरकारी बाबू हैं वो भी ठीक से काम नहीं करते, तो आप सोचो कि बाकी के लोगों को अगर सबको सरकारी नौकरी दे दी गई, सबको रिजर्वेशन के तहत नौकरियां मिल गई, तो क्या होगा देश का? नहीं सोचते हैं हम ये। हमें शर्म आती है कि नुक्कड़ पे खड़ा रह के अगर कोई वड़ा पाव या भजिया, तेल, सैंडविच वगैरह कुछ बेचता है तो उसमें शर्म की बात ये कहते हैं। तो शर्म की बात क्या है? गवर्नमेंट से भीख मांगना शर्म की बात नहीं है। उसकी जगह पे अपने सम्मान के साथ अगर हम खड़े रहेंगे और हम जो काम मिलेगा वो करेंगे, हम हमारे काम से, हम रोजी रोटी से हम अपना पेट भरेंगे, हमारे हमारा जो फैमिली है उसको हम खिलाएंगे, वही हमारे लिए गर्व की बात होनी चाहिए। ये नहीं कि सफेद कॉलर पहन के बाबू बन के सरकारी नौकरी में बैठ गए और हमने ऐश करा। सरकारी नौकरी चाहिए क्यों? ऐश करने के लिए। ये सब काम चोर हैं, इनको काम नहीं करना है। ये सब काम चोर हैं। ये सोचते हैं कि सरकार में जाएंगे, आराम से बैठेंगे सरकारी बाबू बन के और कोई काम नहीं है, और ऊपर से टेबल के नीचे से जो कमाई है तो चालू रहेगी। तो बस फिर तो हमारे ऐश ही ऐश। बस यही मानसिकता है।
और ये राहुल गांधी, इसको तो बिल्कुल कोई अक्ल नहीं है, इसको ना तो इकोनॉमी के बारे में पता है, ना कोई ये है। अगर वो सारा जो खटाखट खटाखट देता है तो कर्नाटक में देना, हिमाचल में क्यों नहीं दे रहा है खटाखट खटाखट? ये सब बर्बाद करने के लिए बैठे हुए हैं। इनका एक ही मकसद है, पैसा, अपनी जेबें भरो। दुनिया की सबसे श्रीमंत, शक्तिशाली, जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा है, ऐसी महिला का नाम अगर कोई पूछेगा, गूगल भी करोगे तो बताएगा सोनिया गांधी। वो क्या काम करती है, उसका क्या बिजनेस है, उसके पास इतने पैसे कहां से? ये हमारा मतदार नहीं सोचता है। जो वोट करता है वो मूर्ख बन रहा है, जानबूझ के सामने से आके कह रहा है कि आ बैल मुझे मार, आओ मुझे काटो, ये हम खुद कह रहे हैं और फिर फरियाद करते हैं। खैर, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। आशा है ये आपको पसंद आएगा। मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम।